हेलो हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है इंश्योरेंस बिल 2025, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अभी लोकसभा में पास भी हो चुका है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस ना समझ में आती हो, लेकिन ये जितने भी एग्जाम्स हैं और प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, हर जगह पे काफ़ी कुछ पॉइंट्स इसमें हैं जो पूछे जा सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो इंश्योरेंस की आपको कभी समझ में नहीं आती हैं, वो सारी की सारी 10 मिनट के अंदर समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में इंश्योरेंस को वेस्ट ऑफ मनी माना जाता है। क्यों? एक्चुअली इंश्योरेंस में जो भी हम प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसका डायरेक्ट रिजल्ट, उसका डायरेक्ट रिटर्न हमें तुरंत नहीं आता है। हम अगर कभी कोई मिसहैपनिंग होती है तब क्लेम आता है। इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया में इंश्योरेंस के प्रीमियम का, क्योंकि डायरेक्ट और इमीडिएट कोई रिटर्न होता नहीं है, तो इसलिए उसको वेस्ट ऑफ मनी मानते हैं। इसीलिए इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी, यानी कि इंडिया का जो जीडीपी है और इंडिया में जो टोटल प्रीमियम कलेक्ट होता है लोगों से, वो केवल 4% है। जबकि ग्लोबली ये 7% है और डेवलप्ड कंट्रीज में तो 10% से भी ज़्यादा है। यानी कि इंडिया में प्रीमियम कलेक्शन कम है। इंडिया में एक्चुअली दोनों तरीके से ही इंश्योरेंस कम है। पॉपुलेशन वाइज भी इंडिया में पेनिट्रेशन कम है और प्रीमियम वाइज, अमाउंट वाइज भी इंडिया में कम है। अब इस आर्टिकल में आप बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। एफडीआई के बारे में, नेट ओन्ड फंड के बारे में, डिस्गॉर्जमेंट पावर के बारे में, इंटरमीडियरीज के बारे में, आईआरडीए का जो अप्रूवल थ्रेशोल्ड है उसके बारे में, पीईपीएफ के बारे में, डेटा सिक्योरिटी के बारे में, पेनल्टीज के बारे में, कंपोजिट लाइसेंस, क्रॉस सेलिंग और मल्टी इंश्योरर एजेंट। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से समझना, क्योंकि अदरवाइज आपको ये न्यूज़ में पढ़ के समझ में नहीं आएगा। ये वन टाइम का एफर्ट है, जिससे फिर आप फ्यूचर में जितनी बार भी इस टॉपिक को कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको सारे टर्म समझ में आएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी। यानी कि ये आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करेंगी और डेवलप भी करेंगी। उन इंश्योरेंस कंपनीज को बोला गया इंश्योरर, और जिन कस्टमर्स का इंश्योरेंस होता है उनको बोला गया इंश्योर्ड। ओके, ये इंश्योर्ड लोग हमेशा इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं, और अगर कभी कोई मिसहैपनिंग होती है तो ये इंश्योरेंस कंपनीज इनको क्लेम पे करती हैं। ओके, बट कई बार इतना बड़ा लॉस हो जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी, अगर कई बार सपोज कोई अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक से कई हज़ार करोड़ का लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कई हज़ार करोड़ के लॉस को पे नहीं कर पाती। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को भी इंश्योरेंस चाहिए। तो कई बार इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योरेंस करते हैं उनको बोलते हैं री इंश्योरर। ये इनका भी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी का नाम है। और कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं, आपने देखा होगा, ब्रोकर्स, एजेंट, सर्वेयर और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, टीपीए। आपने देखा होगा कि जब आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में आपने पॉलिसी ली है किसी और कंपनी की, लेकिन टीपीए होते हैं कोई और, वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इसी तरह एजेंट और ब्रोकर भी आपको पता है, जिन्होंने आपकी पॉलिसी बनाई थी सबसे पहले। सर्वेयर होते हैं, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया तो सर्वेयर आएगा और चेक करेगा कि एक्चुअली क्लेम सच्चा है, झूठा है, कितना है और कितना मिलना चाहिए। यानी कि ये सब टर्म्स आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है फिलहाल, एफडीआई का। बिफोर 2000 आपको पता है इंडिया में एफडीआई होता नहीं था। जनरली होता भी था तो बहुत कम होता था। तो उस टाइम पे इंश्योरेंस में 100% इंडियन कंपनीज थी। धीरे धीरे क्योंकि इंडिया को फॉरेन कैपिटल चाहिए थी, तो 2000 में पहली बार फॉरेन कंपनीज को 26% कैपिंग के साथ, कैपिंग का मतलब है अपर लिमिट, यानी कि फॉरेन कंपनीज आ सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम 26 यानी 74 अभी भी इंडिया का रहेगा। 2015 में थोड़ा बढ़ाया गया कि अब फॉरेन कंपनीज की कैपिंग को बढ़ाया। बार बार मैं कैपिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि कोशिश की गई कि इंडियन कंपनीज की जो पावर है वो रिटेन रहे। अगर 50 से ज़्यादा है तो काफ़ी मेजर पावर्स, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सब इंडियन के पास ही रहे। और अभी 2021 में इस कैपिंग को 74 भी किया गया, यानी कि कुछ कंपनीज में जिनमें भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, एफडीआई होगा, वहाँ पे इस रेशो को भी चेंज किया गया। लेकिन इतना होने के बाद भी स्टिल फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं आया है जितना सोचा था। तो 2025 में इस बार जो अभी 1-2 दिन पहले जो बिल पास हुआ है, उसमें इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है कि अब एफडीआई को 100% अलाउ करेंगे। तो ऐसा क्या है इसमें, इस पॉइंट में? पहले तो ये कि ये इतना धीरे धीरे ग्रेजुअली क्यों बढ़ाया गया, या ऐसा क्या इसके अंदर? देखिए, कॉमन आदमी को समझ में नहीं आएगा कि इंश्योरेंस में ऐसी क्या खास बात है।
बट इंश्योरेंस में जब एक कॉमन आदमी एक विश्वास के साथ, एक ट्रस्ट के साथ प्रीमियम देता है, तो उसको डर होता है कि जब कभी कोई बड़ी दुर्घटना होगी उस टाइम पे उसको क्लेम सेटलमेंट होगा। और अगर वो कंपनी डूब जाती है या वापस चली जाती है, भाग जाती है और लोगों का पैसा लेके, तो फिर कौन उसको हैंडल करेगा, कौन उसको रीपे करेगा? अब फाइनली ये आप ये समझिए कि गवर्नमेंट ने अगर एफडीआई अलाउ किया है तो उससे सबको फायदा कैसे होगा? क्या गवर्नमेंट की सोच है? और इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर बाहर से पैसा आएगा तो कैपिटल आएगी। ऑब्वियसली बाहर की कंपनीज आएंगी तो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी लेके आएंगी, बाहर की टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे ऑफिसेज बनेंगे और जॉब भी क्रिएट होंगी, क्योंकि जब ज़्यादा कंपनीज आएंगी तो ज़्यादा इंश्योरेंस की कंपनी में जॉब मिलेगी। क्लेम सेटलमेंट अच्छा होगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सोची हैं, अच्छी अच्छी होंगी। कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि अगर फॉरेन कंपनीज का कंट्रोल धीरे धीरे हो सकता है, कुछ सेक्टर्स में बढ़ने लगे, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अब ये समझना है कि इंश्योरेंस एक्चुअली ऐसी एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा बिजनेस है जिसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? अगर किसी बिजनेस को हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते वक्त लॉस होते हैं और कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे लॉस होते रहेंगे। कुछ एक टाइम आएगा जब ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, यानी कि उस टाइम पे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा। ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट शुरू होगा। तो ये जहाँ पे ब्रेक इवन आता है, इस पार्ट को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, और ये इंश्योरेंस के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। कई बार 10-10 साल अगर लग जाते हैं प्रॉफिट को रियलाइज़ करने में। इसलिए ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो लॉन्ग टर्म चाहिए इन्वेस्टमेंट, जो भी चाहिए कैपिटल का। इसलिए एफडीआई को अलाउ किया गया। मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे तो एकदम डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया री इंश्योरर भी क्या होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस करते हैं। तो पहले क्या होता था? नेट ओन्ड फंड। नेट ओन्ड फंड, अपना फंड। अगर कोई कंपनी आ रही है तो पहले रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, यानी कि 5,000 करोड़ अगर तुम्हारा खुद का फंड है, तभी आप री इंश्योरर बन सकते हो और इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इससे प्रॉब्लम ये थी कि इससे केवल ओनली बिग कंपनीज, भाई 5,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि केवल बड़ी कंपनीज ही आ पाती थी। तो छोटी कंपनीज ने रिक्वायरमेंट को रखा कि आप इस रिक्वायरमेंट को कम कीजिए, आप इसको 1,000 करोड़ करिए। तो इस बिल में बोला गया है कि अब नेट ओन्ड फंड की रिक्वायरमेंट केवल इतनी है, ताकि स्मॉल कंपनीज, नाउ स्मॉल कंपनीज कैन ऑल्सो कम। इससे क्या होगा कि अब ब्रांचेस जो है इंश्योरेंस कंपनी की ज़्यादा खुलेंगी और इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। ओके। एक पॉइंट है आईआरडीए की डिसगॉर्जमेंट पावर। ठीक है। डिसगॉर्जमेंट पावर का मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी ने, इंश्योरर ने, अगर इंश्योर्ड को कहीं से भी चीट किया है, मिस सेलिंग की है और इलीगल गेन किया है, प्रॉफिट किया है, तो आईआरडीए क्या करेगा? आईआरडीए इंश्योरर्स से अमाउंट लेके या इनको फोर्स करेगा ताकि ये वापस करें इसका पैसा, जो भी चीटिंग से और मिस सेलिंग से इन्होंने अर्न किया है। यानी कि डिसगॉर्जमेंट पावर आईआरडीए को दी गई है। आईआरडीए की डिसगॉर्जमेंट पावर है अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी एंड फॉर द कस्टमर्स। इस बिल से ये भी अच्छा रहेगा कि ताकि कस्टमर्स को ये फील रहे कि अगर कुछ गलत होता है तो उनको पैसा वापस मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस की इंटरमीडियरीज। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि इंटरमीडियरी क्या क्या है, जैसे ब्रोकर, एजेंट, टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर। पहले क्या होता था? इनमें से जितने भी इंटरमीडियरीज हैं इन सबको बार बार रिपीटेड मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे, अप्रूवल लेने पड़ते थे बार बार आईआरडीए से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। ओके। अब ये प्रपोज किया गया है इस बिल में कि अब इन सब लोगों को एक ही बार सिंगल वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि जो सर्विसेज हैं वो अनइंटरप्टेड मिलती रहें, पेपर वर्क कम हो और स्मूथ फंक्शनिंग हो। यानी कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो। एक पॉइंट ये भी है इस बार बिल में। पहले क्या होता था? पहले अगर कोई एक कंपनी है, सपोज कोई इंश्योरर वन और इंश्योरर टू, इंश्योरर वन का इक्विटी में जो भी है परसेंटेज है, इक्विटी या फिर शेयर, उसका कुछ 1% भी अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस इंश्योरर को आईआरडीए से परमिशन लेनी होती थी। अब इतना छोटा अगर 1% ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी परमिशन लेनी है, तो ये काफ़ी बर्डनसम था। इसलिए इस बिल में प्रपोज किया गया कि इस 1 को बढ़ा के 5 कर देते हैं, कि अब अगर कोई अपनी इक्विटी या शेयर को 5% से ज़्यादा ट्रांसफर करेंगे, ओनली देन अप्रूवल ऑफ आईआरडीए विल बी रिक्वायर्ड। यानी कि आईआरडीए अप्रूवल का जो थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा दिया है
1 से 5 कर दिया है। अर्लियर इवन स्मॉल शेयर या इक्विटी जो 1% होता था, दैट ट्रांसफर ऑल्सो रिक्वायर्ड IRDA अप्रूवल। ये काफ़ी कम्बरसम था, बर्डनसम था। अब रेगुलेटरी बर्डन कम हो जाएंगे, क्योंकि अब केवल तब अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी जब 5% से ज़्यादा इक्विटी ट्रांसफर होगी, उससे पहले नहीं। इससे ऑपरेशंस जो है वो इंप्रूव हो जाएंगे। एक नया फंड बनाया है इस बिल में, PEPF। PEPF क्या है? पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यानी कि पॉलिसी होल्डर्स यानी कि कंज्यूमर की एजुकेशन भी बढ़े और उनका प्रोटेक्शन भी बढ़े, इन दोनों के लिए एक फंड बनाया गया है। इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा और किसके लिए आएगा? कहाँ से आएगा? जो पेनल्टी लगी है इंश्योरेंस कंपनी पे और जो डोनेशन आई है, ये दो, पेनल्टी से और डोनेशन, यहाँ से जो पैसा आएगा वो इस फंड में जाएगा। और फिर ये कंज्यूमर को क्यों दिया जाएगा? उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि उसको ये पता रहे कि उसका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिटर्न उसको कैसे मिलेंगे, और उसकी प्रोटेक्शन, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको वो प्रोटेक्ट किया जाए। इस बिल में कंज्यूमर की जो डेटा सिक्योरिटी है उस पर बहुत ध्यान दिया है। एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी के पास कंज्यूमर की बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है इसके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो और अनऑथोराइज्ड शेयरिंग ना हो उसकी इन्फॉर्मेशन की। यानी कि उसकी डेटा लीक ना हो, उसकी डेटा की हैकिंग ना हो। इसके लिए कंसेंट, कस्टमर से कंसेंट जो ली जाएगी उसकी बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म है। कंसेंट लिए बिना उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाएगी, ना ही दी जाएगी, शेयर की जाएगी। उसकी डेटा का इंक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, और इतना होने के बावजूद अगर तब भी कुछ हो गया है तो फिर पेनल्टी इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ज़्यादा लगेगी। जितने भी कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, आप सब लोग हमेशा पूछते हैं टॉपर्स कैसे नोट्स बनाते हैं। जितने कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं ये तो डेलिबरेटली आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करने ही करने हैं। पहले क्या होता था? पहले जो पेनल्टी होती थी वो वेग और आर्बिट्रेरी होती थी, लेकिन अब जो पेनल्टी होगी वो क्लियर और प्रोपोर्शनेट होगी। इसका क्या मतलब है? वेग का मतलब ये था पहले कि पेनल्टी पहले जिस जो भी मन करेगा IRDA का वो कम या ज़्यादा लगा सकती है, पर अब हर चीज़ के लिए क्लियर पेनल्टी है। पहले आर्बिट्रेरी रैंडम होती थी, लेकिन अब प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कम, अगर किसी ने छोटा किया है कुछ गलत काम तो छोटी पेनल्टी, बड़े गलत काम पे बड़ी पेनल्टी, प्रोपोर्शनेट। और अब इन्होंने टोटल पेनल्टी का अमाउंट भी बढ़ा दिया है। पहले टोटल मैक्सिमम पेनल्टी का अमाउंट था 1 करोड़, अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी है 10 करोड़। इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब स्ट्रॉन्ग डेटरेंट हो गया है। अब डरेंगे लोग, तो अब गलत काम नहीं करेंगे। इसको इन्होंने बोला है पेनल्टी रैशनलाइजेशन और पेनल्टी प्रोपोर्शनेट वे में। ओके। और एक और चीज़ इन्होंने की, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ पेनल्टी। अगर किसी कंपनी पे पेनल्टी लगी है, इंश्योरेंस कंपनी पे, तो पेनल्टी का वो डिस्क्लोज करेंगे ताकि लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ पता रहे कि किस कंपनी में कितनी पेनल्टी लगी है। अब एक चीज़ और है कि IRDA पहले जो रेगुलेशन बनाता था अपनी मर्जी से बनाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बनाएगा, लेकिन अब ट्रांसपेरेंट SOPs हैं, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की। IRDA भी जो रूल्स बनाएगा, जो रेगुलेशन बनाएगा, उसको भी, उसके लिए भी एक रूल बना दिया है कि इस तरीके से रूल, ताकि कोई भी रैंडमनेस ना हो और किसी की वो ना चले, डिस्क्रिशनरी पावर ना हो बहुत ज़्यादा। जो भी IRDA नई रूल्स लाएंगे, रेगुलेशंस लाएंगे, पहले उनका पब्लिक ड्राफ्ट बनेगा, फिर वो पब्लिक में कंसल्टेशन होगा, उसके रिव्यू होंगे पीरियोडिक, और उसकी जो लैंग्वेज रखी जाएगी रूल्स की वो बहुत ही क्लियर रहेगी, कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी और छोटी रहेगी, कंसाइज, ताकि लोगों को समझ में आए रूल्स। अब इन्होंने ऑनलाइन प्रीमियम के पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। पहले क्या होता था, चेक को देते थे, ओके, और चेक जिस दिन दे देते थे, ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहता था कि चेक जिस दिन दिया है और चेक की एक्चुअली अमाउंट जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी में रियलाइज़ होगी, किस दिन को हम मानेंगे, किस दिन से हम ये मानेंगे कि उसको इंश्योरेंस का क्लेम स्टार्ट हो गया है, उनका इंश्योरेंस का कवरेज। यहाँ पे ऑनलाइन में ये है कि जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी के पास बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा ऑनलाइन में, उसी टाइम पे कवरेज इसी स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। ये 5 इश्यूज़ मैंने लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी भी इस बिल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से 5 प्रॉब्लम कैसी? पहला, अभी भी कोई नो कंपोजिट लाइसेंस, क्योंकि कंपोजिट का मतलब है कंबाइंड, दोनों कंबाइंड, लाइफ एंड नॉन लाइफ। क्योंकि इंडिया में अभी भी एक ही कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में बिजनेस करने के लिए 2 अलग-अलग कंपनी बनानी पड़ती हैं, 2 अलग-अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं। इससे 2 अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिसेज़, जो लोग, सब कुछ। अगर कंपोजिट लाइसेंस बन जाएगा
तो बहुत जगह पे पैसा बचेगा इंश्योरेंस कंपनीज का भी और लोगों का भी कंफ्यूजन दूर होगा। इसी तरह अभी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है अभी भी बहुत ज़्यादा है बिजनेस को शुरू करने के लिए। अगर वो रिड्यूस कर देंगे तो छोटे प्लेयर और आएंगे और बिजनेस भी बढ़ेगा, ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा। तीसरा है क्रॉस सेलिंग अभी भी अलाउ नहीं की है। क्रॉस सेलिंग क्या होती है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है और वो बेचना चाहती है म्यूचुअल फंड या कोई और फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो अगर वो उनको अलाउ कर देंगे, क्रॉस सेलिंग अगर अलाउ कर देंगे, तो उनको भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये भी कुछ लोगों का कंसर्न है। इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली अभी भी नो फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट। एक्चुअली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो पैसा इकट्ठा होने के बाद कहाँ इन्वेस्ट करें, ये भी एक प्रॉपर रूल के हिसाब से होता है। उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने मन से कहीं ज़्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, तो वो नहीं कर सकती हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी चाहते हैं कि उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम होनी चाहिए। और लास्ट है, इंडिया में अभी नो मल्टी इंश्योरर एजेंट। आपने देखा होगा कि जो एजेंट है वो एक कंपनी का होता है। ऐसा नहीं है कि वो 4 कंपनियों के प्रोडक्ट एक साथ लेके आए। अगर आपके घर पे आएगा वो पॉलिसी लेके, तो वो जिस कंपनी का, अगर वो बजाज का है तो बोलेगा बजाज की तारीफ़ करेगा। ऐसा नहीं है इंडिया में भी कि वो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज़ के लेके आए एक साथ कि बजाज में ये अच्छा है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में ये अच्छा है, एलआईसी में ये अच्छा है, जीआईसी में ये अच्छा है, यूनाइटेड इंडिया में ये। तो उसके पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो एक ही का एजेंट बन सकता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं। इनको अगर आप लिखोगे, इनको अगर आप याद करोगे और नोट्स बना के रख लोगे, तो ये टॉपिक आपको बाद में रिवाइज़ करने में आसानी रहेगी। और ऐसे नए-नए टॉपिक और नए-नए टर्म्स से बचने की बजाय उनको एक बार टैकल कर लो, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना आसान रहेगा। ठीक है? मुझे बार-बार लगता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और अब आप प्लीज़ ये बता देना कि अब कौन-सा नेक्स्ट टॉपिक है जो आप चाहते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।